हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी लोग कला विषय से टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ को पूरा हम लोग लक्ष्य लेकर चलते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। आपस में हम लोग अपनी जो ज्ञान है, जो चीज़ें हैं, उसका आदान प्रदान करते हैं। चलिए, आज हम ऐसे कलाकार के विषय में चर्चा करेंगे ना, कि जिनका आप आज केवल पढ़ोगे, आज के बाद आपको पढ़ना ही नहीं है। बिल्कुल सही सुना, आज के बाद आपको पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि जो कलाकार हैं हमारी और आपकी ज़िंदगी से मिलते जुलते हैं। तो बातों को हम ज़्यादा बहुत विस्तृत ना करके हम सीधे अपने लक्ष्य पे आते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे मनु पारेख। बिल्कुल, ये मनु पारेख कौन है? तो आप जानते हैं कि जिनका जन्म 1949 ईस्वी में हुआ है। अभी ये जीवित कलाकार हैं। क्या 1949 में अभी ये जीवित कलाकार हैं। ठीक है, मारना मत। देखिए, ये जो हमारे मनु पारेख जी है ना, ये बहुत गुणी और प्रतिभा के धनी हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये कला की शिक्षा अपने पिताजी के साथ ली, तो ये चीज़ें गलत नहीं होंगी। और ये भी गलत नहीं है कि इनके पिताजी कला से बहुत दूर थे। बिल्कुल। तो देखिए, हम पहले शुरू कर लेते हैं, चीज़ों को हम बहुत अच्छे से बताएंगे। तो मनु पारेख जी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, उस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1949 सॉरी, इनका जन्म है 1939। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। अब अहमदाबाद कहाँ है? तो आप जानते ही हैं अहमदाबाद कहाँ है। गुजरात, अहमदाबाद। देखिए, जन्म इनका है 1939, अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद, गुजरात। देख लूं साफ साफ आ रहा है, क्लियर कि नहीं? बिल्कुल आ रहा है। देखिए, जैसा कि हमने कहा कि मनु पारेख जी का जन्म 1939 ईस्वी में अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था। चीज़ों को हम लिखाएंगे बहुत कम, लेकिन एक कहानी की तरह हम बहुत यथार्थतापूर्वक समझाएंगे। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो वहीं के, यानी कि अहमदाबाद के इनके घर के पास जो सरकारी विद्यालय था, वहीं से इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। और इनकी बात क्या हुई कि सरकारी विद्यालय में जहाँ ये पढ़ते थे, तो वहाँ पर कला विषय के कोई विशेष अध्यापक नहीं थे। हाँ, कला विषय के कोई विशेष अध्यापक नहीं थे। वही सर जो हम लोगों को इतिहास, भूगोल, गणित, अंग्रेजी, हिंदी पढ़ाते थे, वही हम लोगों को साड़ी का किनारा उनारा, फूल वूल बनाना बता देते थे। तो ऐसा ही जैसे हम लोगों के जीवन में हुआ है, वैसा ही मनु पारेख जी के जीवन में भी हुआ था। ठीक है, तो जब ये बचपन में, देखिए, जिसके अंदर कला होती ना, वो उभर कर आ ही जाती है। कहा गया है कि खुदा जब हुस्न देता है, नजाकत आ ही जाती है। यहाँ हुस्न का मतलब बाहरी सौंदर्य से नहीं, हुनर से है। कि जिस व्यक्ति के अंदर हुनर होता है ना, तो वो हुनर आगे किसी न किसी रूप में आ ही जाता है। तो इसी तरह मनु पारेख जी बचपन में जब कोयला लेकर, चाक लेकर या खड़िया लेकर ये दीवालों पर, कापी में, तब कापी इतना चलता नहीं था, तब आप लोग जानते होंगे कि तख्ती चलती थी ऐसे। बिल्कुल ऐसे ठीक है, ऐसे तख्ती चलती थी। इसी पर हम लोग ABCDEF जो कुछ था, हम लोग इसी पर लिखते थे। ये तो मेरे भी बचपन की है, उनके भी बचपन की है। तो ऐसे ही लिखा जाता था। तो ये उस पर आकृति बनाते थे। ठीक है,
तो ये उस पर जो है आकृतियां बनाते थे मनु पारेख जी। तो इनके उस समय जो अध्यापक थे वो इनसे बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि बेटा मनु, तुम जो है आज से तुम्हारे जो क्लास में ये दोस्त मित्र लोग हैं, तुम्हारे सखा लोग हैं, तुम इनको कला की बारीकियों से अवगत कराओगे, तुम इनको जो है कला सिखाना। आप बहुत संक्षिप्त में ये जान लीजिए कि उन्होंने कहा कि बेटा तुम जो है इनको कला सिखाना, ठीक है। फिर मनु पारेख जी जो है इस तरह से कला सिखाते गए। फिर इनके पिताजी को 2 शौक था, मैं इसे नोट करूंगा, ठीक है, शॉर्टकट में। पिता को शौक, ठीक है, पिता का शौक, इनके पिता को 2 चीज का शौक था। पहला था बाघ की, जहां कहीं भी ये कॉपी में, अखबार में, पत्रिका में, जहां कहीं भी ये बाघ की तस्वीर देखते थे ये कैंची से काट लेते थे, बिल्कुल। तो ये है बाघ की तस्वीर, ठीक है, बाघ की तस्वीर एकत्रित करना, बाघ की तस्वीर एकत्रित करना। और दूसरा शौक था फिल्म देखना, बिल्कुल। देखिए मैंने क्या कहा था कि इनके पिता जो है कला से नहीं है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इनके पिताजी का इनकी कला पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा तो ये भी कोई गलत सिद्ध नहीं होगा। तो देखिए हम आराम से बताएंगे, लिखेंगे कम, ठीक है। देखिए तो इनके पिताजी को बहुत शौक था 2 चीजों का। पहला शौक था बाघ की तस्वीर एकत्रित करने का और दूसरा शौक था फिल्म देखने का। अब होते हैं नहीं पापा जब छोटे बच्चे रहते हैं ना, जैसे जब बच्चे, जैसे हम लोग जब विद्यालय नहीं जाते थे तो हम लोग को भी कंधे पर बैठा के घुमाने लेके चले ही जाते थे। तो ऐसे मनु पारेख के भी थे। इनके पिताजी कहीं भी पत्रिका में, अखबार में, किसी बच्चे की कॉपी में, कहीं भी, ये जान लीजिए कहीं भी अगर ये बाघ की तस्वीर देखते थे तो उसको एक कैंची से काट के या फाड़ के लाकर उसको अपने जो तकिए होते थे ना सोते समय, उसके नीचे 2 दफ्ती के बीच में उसको जो है एकत्रित करके, संगठित करके रखते थे। दूसरा शौक था फिल्म देखने का। और दोनों शौक जो है मनु पारेख जी के ऊपर पड़ा। कैसे पड़ा? इनके पिताजी बाघ की तस्वीर इकट्ठा करते थे, तो इसी का जो प्रभाव पड़ा कि मनु पारेख जी जो है कला से संबंधित जो तथ्य मिलते थे उसको इकट्ठे करते थे। तो देखो पहला जो है सिद्ध हो गया। दूसरा, इनके पिताजी फिल्म देखते थे, तो इनको भी फिल्म दिखाने लेकर जाया करते थे। तो जब फिल्म देखने जाते थे तो इनके पिताजी जो है फिल्म को देखते थे, लेकिन मनु पारेख जी फिल्म को ना देखकर ये फिल्म की होल्डिंग देखते थे। क्या? होल्डिंग देखते थे। और ये जो है मनु पारेख जी तस्वीर को न एकत्रित करके कला के तथ्य, क्या? कला के तथ्य एकत्रित करते थे, एकत्रित करते थे। हो सकता है वीडियो बड़ी हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, आज अच्छे समझ के चलिएगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इनके पिताजी तो फिल्म देखते थे, लेकिन जो मनु पारेख जी है ये होल्डिंग देखा करते थे। और होल्डिंग ये ऐसे देखा करते थे, जब जाते थे वहां तो देखते थे कि गैलरी में ऐसे जो है एक तरफ से होल्डिंग बनाकर जो है रखी गई है। तब आज की तरह प्रिंट नहीं होते थे होल्डिंग, कलाकार उसको जो है ब्रश से और रंग से उसमें रंग भरता था। तो जब मनु पारेख जी देखते थे तो उस समय जो होल्डिंग बनाने में एक बहुत ही दिग्गज नाम है, जो नाम आप सभी लोग जानते हैं, आप बताओ क्या है? बताइए क्या नाम है? बिल्कुल, इनके जो है एक साहब थे जिनका नाम है आर.के. गज्जर। कौन थे? आर.के. गज्जर थे। आर.के. गज्जर उन दिनों जो है होल्डिंग बनाने में बहुत प्रसिद्ध थे। तो ये मनु पारेख जी जाते थे जो है इनके पास, इनको केवल होल्डिंग देखने तक की अनुमति दी जाती थी। बोलते थे बेटा तुम दूर से ही देख लो, हाँ इसमें कुछ मत करना।
तो ये जब जाते थे तो फिल्म नहीं देखते थे, ये जितना देर जो है इनके पिताजी फिल्म देखते थे उतनी देर ये होल्डिंग देखते थे। और इनका मन बहुत करता था कि हम भी जो है ऐसे ही होल्डिंग को बनाते हुए हम भी जो है देखें। यहाँ इनका मन जो है वहाँ से फिल्म जब ये देखे, फिल्म पिताजी फिल्म देखते थे, ये होल्डिंग बनाना देखते थे। फिर वहाँ से इनका मन एक चित्त हो गया कि अब हमको जो है फिल्म नहीं देखना है, अब हमको फिल्म की होल्डिंग बनाना है। और इनके गांव में जहाँ निवास करते थे वहाँ एक नकटेश्वर नाम के, हाँ एक नकटेश्वर नाम के शिव शंकर जी की एक मंदिर थी, जहाँ पर बहुत मात्रा में जैसे शिवरात्रि के दिन या सोमवार के दिन बहुत महिला लोग जो है जल अर्पण करने आती थी उस मंदिर में। तो ये बहुत भीड़ भाड़ रंग बिरंगे वातावरण को देखकर जो है बहुत खुश होते थे और वहीं पर ये जो है रेखा खींचते थे, रेखा के माध्यम से अपने अंदर की अभिव्यक्ति को जो है वो उस रेखा पर ये उकेरते थे, या यूँ मान लीजिए कि ये चित्र जो है बनाते थे। ऐसे ही इनकी जो है जब मैट्रिक परीक्षा इन्होंने पास किया तो इन्होंने सोचा कि जो है अब हम CH कला विद्यालय में, कहाँ शिक्षा कहाँ देखिए CH कला विद्यालय, ठीक है, CH कला विद्यालय अहमदाबाद। देखिए CH कला विद्यालय अहमदाबाद से ये जो है पहली बात, जब ये अपनी मैट्रिक परीक्षा पास कर लिए तो ये विद्यालय में एडमिशन लिए, कहाँ पर, यहाँ पर। तो इनके यहाँ के जो गुरु थे, ठीक है, इनके गुरु भी सेम इन्हीं के ही कास्ट के थे, जिनका नाम था रसिक लाल पारेख। गुरु थे रसिक लाल पारेख, ठीक है। रसिक लाल पारेख ने कहा कि बेटा हमारे विद्यालय में केवल विषय है, कला विषय है, लेकिन ट्रेनिंग देने के लिए, पढ़ाने के लिए जो है कोई अध्यापक जो है हमारे यहाँ नहीं है। हाँ वीडियो आ रहा है, ठीक है। इन्होंने कहा बेटा हमारे यहाँ जो कला विषय है लेकिन पढ़ाने के लिए कोई अध्यापक हमारे यहाँ नहीं है, 2 साल का जो है 2 वर्ष का यह विषय है। तो इन्होंने कहा कि मास्टर साहब हम बहुत गरीब हैं, आप एक काम करो मेरा प्रवेश 2य वर्ष में ले लो। कहाँ प्रवेश, ठीक है, इन्होंने प्रवेश जो है कला के, ठीक है, कला के 2 वर्षीय कोर्स, ठीक है, 2 वर्षीय कोर्स में 2य वर्ष, क्या 2य वर्ष में डायरेक्ट प्रवेश लिया, डायरेक्ट प्रवेश लिया। देखिए इन्होंने कहा कि गुरुजी हम बहुत गरीब हैं, हम बहुत मेहनत करेंगे, बहुत अथक मेहनत करेंगे, आप हमारा सीधे प्रवेश जो है 2य वर्ष में दिला दीजिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके जो बच्चे 2 वर्ष तक पढ़े हैं हम उनसे कम नहीं रहेंगे, हम दिन रात मेहनत करेंगे, उनके बराबर ही हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, लेकिन आप क्या करो हमारा 2य वर्ष में प्रवेश ले लो। इस प्रकार इनके गुरुजी जो है रसिक लाल पारेख जी जो है इनकी बात मान गए और इनको 2य वर्ष में जो है प्रवेश दे दिया। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए इनको दे दिया, उसके बाद जो है एक वो थे हाँ देखिए फिर इसी विद्यालय में, बिल्कुल जी इसी विद्यालय में पढ़े हुए दशरथ पटेल, कौन, दशरथ पटेल, जो इसी विद्यालय में पढ़े हुए थे, वो गए थे जे स्कूल ऑफ कॉलेज से पढ़कर ये टहलने आए थे, अपने गुरु से मिलने आए थे। तो उन्होंने मनु पारेख जी के कलाकृतियों को देखा। देखिए अब हम यहां देखते हैं दशरथ पटेल ने, दशरथ पटेल यहां मैं लिख दे रहा हूं पूर्व शिक्षार्थी, दशरथ पटेल ने इन्हें
जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज में प्रवेश के लिए क्या में प्रवेश की सलाह दी। ठीक है, मैंने क्या कहा था, बहुत कम चीजें लिखा हूं लेकिन बताऊंगा सब कुछ। तो दशरथ पटेल ने जो है मनु पारेख जी को कहा था कि आप जो है, देखिए दशरथ पटेल इसी विद्यालय के पढ़े हुए छात्र थे, इसलिए मैं पूर्व शिक्षार्थी लिखा हूँ। ठीक है, इनको सलाह दिए इनकी कलाकृति को देखकर कि बेटा तुम जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज में जाइए और वहां आप एक कलाकार बनकर उभरेंगे, एक अध्यापक नहीं एक कलाकार बनकर उभरेंगे। परिस्थितियों से ये लड़े और जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज में इन्होंने प्रवेश ले लिया। यहाँ तक ठीक है। फिर तदोपरांत जो है ये कलाकार बनना चाहते थे, ये कलाकार बनना चाहते थे, ना कि, ठीक है, ना कि शिक्षक। ये कलाकार बनना चाहते थे ना कि शिक्षक। और इसी दौरान जो है देखिए कलाकार बनना चाहते थे ना कि शिक्षक। तो इन्होंने सोचा कि अगर हम पूरी पढ़ाई कर लेंगे तो मुझको कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी और तब जो है मैं एक शिक्षक बन जाऊंगा। लेकिन जब मैं शिक्षक बन जाऊंगा तो मैं उतना समय अपनी कला पे नहीं दे पाऊंगा, इसलिए इन्होंने अपनी 1 साल की परीक्षा छोड़ दी है। सब मिलाकर यानी कि फेल हो गए। ठीक है, बनूंगा। इस कारण अपनी परीक्षा क्या अपनी परीक्षा 1 वर्षीय छोड़ दी, छोड़ कर घर आ गए। ठीक है, छोड़कर घर आ गए। ये जो है देखिए ये कलाकार बनना चाहते थे, आर्टिस्ट बनना चाहते थे ना कि एक शिक्षक। तो इन्होंने सोचा अगर हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो मुझको जो है एक कला शिक्षक बन जाऊंगा और जब कला शिक्षक बन जाऊंगा मैं तो अपना पूरा समय जो है ना ही कला पर अपने नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है मैं जिस विद्यालय में पढ़ाऊंगा बच्चों को समय दूंगा, मैं अपना समय जो है अपने विषय पर नहीं दे पाऊंगा। तो इन्होंने परीक्षा नहीं दी, छोड़कर घर आ गए। जब घर आ गए तो इसी दौरान इनकी जो है माधवी पारेख से शादी हो गई। किसकी? मनु पारेख से। ठीक है, इसके बाद इसी दौरान माधवी पारेख ये भी कलाकार है। ठीक है, कलाकार या चितेरी लिख रहा हूं। ठीक है, ये भी जो है चितेरी है यानी कलाकार को ही कहते हैं। ठीक है, माधवी पारेख से शादी हुई। देखिए मधु पारेख से जो है शादी हो गई। अब ऐसे दिन बीतता रहा, फिर इनकी माता ने जो है बैठी, उन्होंने कहा बेटा मनु जो तुमने इन्होंने अपनी माता से कहते कि मेरी परीक्षा जो है अगली साल होगी। तो ऐसे अगली साल करके इनकी माँ ने पूछा कि बेटा मनु तुम्हारी जो परीक्षा अगली साल होने वाली थी क्या हुआ, तुम नहीं गए परीक्षा? तो यहाँ पर मनु पारेख जी जो है अपनी माता से झूठ नहीं बोल पाए और उन्होंने बता दिया कि माँ मैंने परीक्षा छोड़ दिया। तब उनकी माँ ने कहा बेटा घर की स्थिति पहले से खराब थी, अब तुम्हारी शादी भी हो गई थी और तुम ही एक सहारा हो, तो इससे कैसे काम चलेगा? फिर इन्होंने अपनी माता श्री का बात मान लिए और 1962 ईस्वी में ये परीक्षा को दिए और एक शिक्षक के रूप में ये नौकरी पा गए। कब? 1962 में। ठीक है, 1962 में शिक्षक बने। ठीक है, देखिए 1962 में ये जो है शिक्षक बन गए। अब देखिए मैं चीज़ों को अब हम बहुत यहाँ से मैं मिटा देना चाहता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, तो एक बार में फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए मनु पारेख का जन्म 1939 ईस्वी में अहमदाबाद के गुजरात में हुआ था। इनके पिताजी को 2 चीज का शौक था। पहला शौक था जो है बाघ की तस्वीर इकट्ठा करने का, और जो दूसरा शौक था वो किस चीज का था? फिल्म देखने का। जब ये फिल्म देखने जाते थे पिताजी के दौरान
के साथ जाते थे तो इनके पिताजी तो फिल्म देखते थे, लेकिन मनु पारेख जी जो कलाकार वहाँ पर होल्डिंग बनाते थे ये होल्डिंग देखते थे, और जो होल्डिंग बनाते थे वो आर के गज्जर जी थे। ठीक है, जो होल्डिंग बनाते थे वो आर के गज्जर जी थे। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आर के गज्जर बनाते थे। ठीक है, आर के गज्जर जब होल्डिंग बनाते थे तो उस दौरान मनु पारेख जी जो है इनकी उस बनाने की विधा को देखते थे, उस टेक्निक को देखते थे। उसके बाद लेकिन इनको छूने की इजाज़त नहीं थी, सिर्फ था कि बेटा तुम देखो, और देखकर इन्होंने अपना मन एकाग्र किया कि हाँ मैं एक कुशल कलाकार बनूंगा। उसके बाद जो है जब घर आए तो वहाँ पर नक्टेश्वर नामक एक जो है शिव जी की मंदिर था, वहाँ पर औरतें, बच्चियाँ, मर्द सब लोग आते थे जल चढ़ाने। तो जब भीड़ भाड़ को ये देखते थे तो वहाँ पर ये चित्रांकन करते थे। इसके बाद देखिए इन्होंने जब मैट्रिक की शिक्षा पास कर ली तो उसके बाद इन्होंने CH कला विद्यालय में अहमदाबाद में इन्होंने प्रवेश लिया। यहाँ पर जो है 2 वर्षीय इन्होंने कला का कोर्स किया था, लेकिन वो कला का कोर्स जो 2 वर्षीय था, इन्होंने कहा सर मैं बहुत गरीब हूँ, 2 साल नहीं पढ़ सकता, इसलिए आप मुझे द्वितीय वर्ष में सीधे आप प्रवेश दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि मैं उन सभी कलाकार के साथ मेहनत करूँगा। तो उस समय इनके जो गुरु थे वो गुरु इनके जो थे वो थे रसिक लाल पारेख। इन्होंने बात मान लिया और इनको डायरेक्ट प्रवेश दे दिया। देखो कला के द्वितीय वर्ष में इन्हें डायरेक्ट प्रवेश मिल गया। फिर यहाँ पर ये बहुत अच्छी चित्रकारी करते थे। इसी दौरान इसी विद्यालय के जो पुराने छात्र रह चुके थे, ये जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज से कला की बारीकियां सीख कर आए थे। इन्होंने जब मनु पारेख के चित्रों को देखा तो इन्होंने कहा बेटा तुम जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज में चले जाओ। तो उनकी आज्ञा मानकर या उनकी बातों पर अमल करके देखिए दशरथ पटेल पूर्व जो शिक्षार्थी थे इसी विद्यालय के, इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज में प्रवेश की सलाह दी। इन्होंने सलाह मानी और चले गए। इन्होंने मन में वहां जब वातावरण देखे तो इन्होंने मन में बसा लिया, ठीक है, इन्होंने मन में बसा लिया कि मैं एक कलाकार बनूंगा, ना कि एक शिक्षक। तो देखिए कलाकार बनना चाहते थे, ना कि एक शिक्षक। इस दौरान इन्होंने अपनी परीक्षा 1 वर्षीय छोड़कर घर आ गए, क्योंकि ये जानते थे पढ़ने लिखने में अच्छे थे, प्रैक्टिकल अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, कि अगर हम ये परीक्षा दे देंगे तो पास हो जाएंगे, फिर मुझे एक नौकरी मिल जाएगी, और जब मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना मैं वहाँ पर दूंगा। इसलिए मनु पारेख जी उसको छोड़ छाड़ के घर चले आए। और जब घर चले आए तो इसी दौरान इनकी माधवी पारेख जी से जो है शादी हो गई थी, जो एक कलाकत्री थी, बहुत अच्छा चित्रण करती थी। ठीक है, इसके बाद जो है देखिए, इसके बाद ये कहानी में नहीं लिखा हूँ, बता दे रहा हूँ। ये जब इनकी माँ ने पूछा बेटा तुम वहाँ पढ़ने गए थे क्या हुआ, तो इस बार ये झूठ नहीं बोल पाए। इन्होंने अपने माँ से कहा माँ देखिए मैं कलाकार बनना चाहता हूँ, मैं शिक्षक नहीं बनना चाहता, इसलिए मैंने 1 साल परीक्षा छोड़ दी। तो इनकी माँ ने कहा बेटा तुम ही एक सहारा हो, गरीबी स्थिति देख रहे हो, तुम्हारी शादी विवाह हो, तुम अध्यापक बन जाओ। तो इसके बाद ये जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज में गए, अपने उस बात जो परीक्षा स्थगित किए थे उसको इन्होंने परीक्षा दिए और पास हो गए। फिर 1962 ईस्वी में शिक्षक बने। ठीक है, देखिए शिक्षक बने। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, उसके बाद हम सीधे जो है कुछ तथ्यों को बताएंगे, जल्दी करेंगे। याद हो गया होगा, आनंद आ रहा है ना? जब पढ़ाई में आनंद आने लगे तो समझ लो बहुत अच्छे रास्तों हम लोग चल रहे हैं। देखिए इन्होंने एक पुष्प के बारे में कहा है, चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे। पारेख जी ने पुष्प के बारे में कहा है, ठीक है, पारेख पुष्प के बारे में कहा, इन्होंने पुष्प के बारे में कहा। पुष्प मतलब फूल के बारे में इन्होंने कहा कि मेरे जो फूल हैं वो किसी प्रेमी प्रेमिका को देने वाले फूल नहीं हैं। सुन लीजिए, उन्होंने कहा मेरे जो पुष्प हैं, मेरे जो फूल हैं वो किसी प्रेमी प्रेमिका को देने वाले फूल नहीं है, बल्कि मेरे फूल का उनका एक जीवन है, उनकी एक चरित्र है और उनका एक कला वृत्तांत है, उनकी एक पूरा कला यात्रा है।
और इन्होंने उस फूल को ऐसे ऐसे भाव भंगिमाओं व मुद्राओं में अंकित किया है कि जो कला इतिहास में एक नई प्रेरणा स्रोत व सोचने पर मजबूर करने वाली वो चित्रण इन्होंने उकेरा। तो देखिए लिखते हैं, देखिए पारेख पुष्प के बारे में कहा, क्या कहा कि मेरे फूल किसी प्रेमी अथवा प्रेमिका, ठीक है, अथवा प्रेमिका को देने वाले फूल नहीं है, ठीक है। किसी प्रेमी व प्रेमिका को देने वाले फूल नहीं है, हमारे फूल के नहीं है, बल्कि सीधे हम इनके लिखते हैं, ठीक है, नहीं है, फूल के अपना जीवन है, ठीक है, चरित्र है, वह जीवन यात्रा है, इन्होंने जीवन यात्रा है, इन्होंने पुष्पों के भाव भंगिमा व मुद्राओं को ऐसे चित्रित किया जो कला जगत में एक भाव की प्रेरणा सिद्ध हुआ। देखिए इन्होंने मन पारेख जी ने क्या कहा था, मन पारेख जी ने कहा था कि मेरे फूल किसी प्रेमी अथवा प्रेमिका को देने वाले पुष्प नहीं है, बल्कि क्योंकि फूल का अपना जीवन होता है, चरित्र होता है, फूल का जीवन होता है, चरित्र होता है, जीवन यात्रा होता है पूरा। जैसे हम लोगों का एक जन्म हुआ, फिर युवा अवस्था हुई, फिर वृद्धावस्था हुई, फिर मृत्यु प्राप्त हुई, उसी तरह एक फूल जो है पहले कली बनती है, फिर वो फलित होती है, फिर वो पुष्पित होती है, फिर उसका भी इसी तरह से एक जीवन है। इन्होंने फूलों के भाव भंगियों और मुद्राओं को ऐसे चित्रित किया जो कला जगत में एक भाव की प्रेरणा सिद्ध हुआ। ये वाक्य है मनु पारेख जी के। अब इनके हम चित्र श्रृंखला देख लेते हैं, और क्योंकि अवार्ड और सब कुछ लिखना है तो मैं ऐसे ट्रिक से बताएंगे ना, इनके अवार्ड जो पुरस्कार पाए हैं कभी नहीं भूलोगे। मैं तो वाक्य ही यही है कि आप कभी नहीं भूलोगे। चलिए प्रसिद्ध चित्र देख लेते हैं, ये श्रृंखला पूरा बनाए हैं, ठीक है। देखिए प्रमुख चित्र, देखिए ये बनारस घाट के पूरा श्रृंखला बनाए हुए हैं, लेकिन जो इनके ये चित्र है ना, ये अर्ध अमूर्त है। मैं यहीं पर बता दे रहा हूं, चित्र अर्ध अमूर्तन शैली में है, अब देखिए अमूर्त किसे कहते हैं, अमूर्त मतलब जिसका भौतिक रूप ना हो, क्या, जिसका भौतिक रूप ना हो, ठीक है, जिसका भौतिक रूप ना हो वही आपका है अमूर्तन। तो ये इनका जो चित्र था वो अर्ध अमूर्तन था। तो देख लीजिए क्या क्या था, बनारस घाट, मूनलाइट ऑन बनारस, सनलाइट ऑन बनारस, बहुत श्रृंखलाएं हैं। चलिए हम देख लेते हैं बनारस घाट, ठीक है। उसके बाद क्या था, लैंडस्केप ऑफ बनारस,
बनारस, लाइट ऑफ बनारस, लाइट ऑफ बनारस, अस्सी घाट, अस्सी घाट। देखिए बनारस लैंडस्केप, अस्सी घाट, और इवनिंग एट बनारस, बनारस कलर्स ऑफ बनारस, इवनिंग एट बनारस, कलर्स ऑफ बनारस। ठीक है, कलर ऑफ बनारस हो गया, और वो बनारस इन द रेड। ठीक है, बनारस इन द रेड, ये भी है इनकी, बनारस इन द रेड, बनारस इन बनारस इन द मून लाइट, मून लाइट। उसके बाद गांधी जी, क्या, गांधी जी। देखिए इन सब बनाने के बाद ये गांधी जी बनाए हैं। और बनारस फ्रॉम काला हार्डी, एक इनकी है बनारस, बनारस फ्रॉम काला हार्डी। देखिए नीचे वाला दिख रहा है ना, मैं ऊपर लिख दूंगा, हाँ दिख रहा है। देखिए ये इनके जो है चित्र हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनफ है, इनफ है 10। देखिए एक चीज जान लीजिए कि राम कुमार जो है बनारस श्रृंखला की ये बहुत मशहूर है। टीजीटी में इन्हीं को पूछा जाता है, लेकिन एलटीवेल्टी में इनको बहुत पूछा जाता है। नेट वोट में इन्हीं से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, अब देखिए हम सीधे सीधे जो है इनके अब पुरस्कार देख लेते हैं। क्या पुरस्कार, ठीक है। देखिए मैंने क्या कहा कि अभी हम आपको एक ट्रिक बता देंगे कि आराम से उसी से आपका पूरा हो जाएगा। देखिए एक तो है 1971, 1972, 1982 और 1991। इसमें आप कुछ चीज देख रहे हो, कुछ देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। देखो यहाँ 71 है, यहाँ 72 है, 10 साल बाद यहाँ 82 है और यहाँ 91 है। तो बस ये तो ऐसे हो गया। यहाँ पर आपका मिला है क्या, बिरला, देखिए बिरला अकादमी पुरस्कार मिला है यहाँ पर। ठीक है, और 1972 में कहाँ से मिला था, देखिए 1972 में इनको मिला था रजत पदक। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, रजत पदक किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। इसके बाद 1882 में जो है वो ललित कला अकादमी, हाँ 1882 में ललित कला अकादमी कहाँ है बताइए, अकादमी नई दिल्ली, बिल्कुल नई दिल्ली से मिला था। इसके बाद जो है इनको 1991 में पद्मश्री, क्या पद्मश्री मिला। देखिए मैंने क्या कहा था, ऐसे ट्रिक बताऊंगा ना कि आप कभी नहीं भूलोगे। देखिए 1971 में इनको बिरला अकादमी से पुरस्कार मिला, 1972 ईस्वी में रजत पदक मिला जो भारत के राष्ट्रपति जी देते हैं, जो प्रथम सदस्य हैं। ठीक है, उसके बाद 1982, देखिए फिर ऐसे यहाँ आ जाइए, देखिए ये आप इधर से ले लो, ये आप इधर से ले लो, बस देखिए 1971 में बिरला अकादमी पुरस्कार मिला, फिर 72 में रजत पदक राष्ट्रपति द्वारा, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है, तो 10 साल बाद यहाँ आ गया 1982 में ललित कला अकादमी नई दिल्ली से इनको पुरस्कृत किया गया। और फिर जो है यहाँ 1 है, तो यहाँ भी 1 है, तो आप यूँ मान लीजिए जैसे 1951 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब देखिए इन्हीं के साथ ही साथ द पोर्ट्रेट ऑफ पेंटर,
विक्रम सिंह। देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, विक्रम सिंह ये दूरदर्शक के हैं, ठीक है, दूरदर्शन। विक्रम सिंह ने इनके ऊपर या इनके जीवन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया। क्या फिल्म बनाया? फिल्म का क्या नाम है? फिल्म का नाम क्या है? तो वो फिल्म का बताइए आप, फिल्म का क्या नाम है? बहुत अच्छा नाम है, पोर्ट्रेट ऑफ द पेंटर। क्या है? पोर्ट्रेट ऑफ द पेंटर, ठीक है, पोर्ट्रेट ऑफ द पेंटर नाम से इन्होंने इनके जीवन पर ये फिल्म बनाई है। क्या? इनके जीवन पर ये जो है फिल्म बनाए हैं। यहाँ तक ठीक है? हाँ देखिए ये फिल्म बनाई हुई है, ठीक है। इसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल, ठीक है, मिलिट्री ऑफ एक्सटर्नल वो अफेयर, मैं भी भूल जाता हूँ भाई, मैं भी इंसान हूँ। ये इनके ऊपर ये भी एक जो है फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना था। कब? 1992 में। तो देखिए 1991 जब रजत श्री जब पद्म श्री मिला, तो उसके बाद किसी भी व्यक्ति को जब पद्म श्री मिल जाता है ना, तो उसको एक बहुत बड़ा इज्जत, शोहरत, मान सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो जब इनको 1991 में मिला, तो 1992 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एक फिल्म इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है। और विक्रम सिंह जो दूरदर्शन के संचालक थे, जो चलता नहीं है दूरदर्शन वहां पर, तो इन्होंने इनके जीवन के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, पोर्ट्रेट ऑफ द पेंटर। और अभी ये जीवित कलाकार है, अभी, ठीक है, अभी आप दिल्ली में निवासी हैं, ठीक है, अभी आप दिल्ली में निवासी हैं। तो ये लिखना जरूरी नहीं है, यानी कि ये अभी जीवित कलाकार हैं, सीधे लिख दीजिए कि अभी आप जीवित कलाकार हैं, ठीक है, अभी भाई अभी कार्यरत है, बस ऐसे अच्छा है भाई कि ये अभी कार्यरत है, अभी काम करना, अभी ऐसे लिखो जीवित है, मृतक है तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। देखिए पारेख जी पुष्पों के बारे में कहते हैं कि मेरे जो फूल हैं ये किसी प्रेमी प्रेमिका या प्रेसी को देने वाले फूल नहीं है, बल्कि फूल का अपना जीवन होता है, चरित्र होता है, जीवन यात्रा होता है। उन्होंने पुष्प के भाव भंगिमा को इस तरह से जो है इन्होंने दर्शाया कि जैसे कला जगत में एक भाव प्रेरणा सिद्ध हो गया। तो एक बार ऐसे देख लीजिए, मेरे पुष्प किसी प्रेमी अथवा प्रेमिका को देने वाले फूल नहीं है, फूल के अपना जीवन है, चरित्र है, जीवन यात्रा है। इन्होंने फूलों के भाव भंगिमा व मुद्राओं को ऐसे चित्रित किया जो कला जगत में एक भाव प्रेरणा सिद्ध हुआ। इसके बाद इनके जो चित्र थे वो अर्ध अमूर्तन शैली में थे, और जो राम कुमार के थे वो अमूर्तन में थे, इनके आधे अमूर्तन आधे भौतिक में थे, ठीक है। इनके जो चित्र हैं, बनारस घाट, लैंडस्केप ऑफ बनारस, लाइट ऑफ बनारस, अस्सी घाट, ट्यूनिंग एट बनारस, कलर्स ऑफ बनारस, बनारस इन द रेड, बनारस इन द मूनलाइट, गांधी जी, बनारस फ्रॉम कालाहांडी। जो पुरस्कार मिला है 1971 में मिला है बिड़ला अकादमी पुरस्कार, 1972 मिला है रजत पदक राष्ट्रपति के द्वारा, 1982 में मिला है ललित कला अकादमी नई दिल्ली से पुरस्कार, और 1971 में पद्मश्री मिला है, और 91 है, और 1992 में इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। और विक्रम सिंह जो दूरदर्शक के संचालक थे, इन्होंने इनके जीवन पर फिल्म बनाई है पोर्ट्रेट ऑफ पेंटर। तो ये रहा कुछ जानकारी मनु पारेख जी के विषय में। आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग जो है इसको देखिए और याद कीजिए, ये आपके लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध होगा। थैंक यू सो मच।